Hey all dear students, this is Pradesh Chaudhary, your quantum guru. I am getting a lot of requests from many of my subscribers to post videos for advanced. So honoring their request, I am planning to post almost daily a video exclusively for JEE Advanced 2024 और हिंदी में भी वीडियो पोस्ट करने का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उनकी भी रिक्वेस्ट को मैं ऑनर करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्राइमरली कॉन्सेप्ट TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है और थोड़ा सा हम इसमें सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। और इस टाइप का इक्वेशन JEE में आ भी चुका है, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जाता है एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर P। तो ये सोर्स है, आइसोट्रोपिक सोर्स है, इसकी पावर P है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन विच हैज अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस R। तो ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन का एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसकी रेडियस R है और इसके सामने √3R दूरी पे इसको रखा हुआ है। ऐसा एक फिगर 1 में दिया हुआ है। अब ये जो सोर्स है ये पावर P एमिट कर रहा है, उस P का एक फ्रैक्शन इस होल को क्रॉस करके जा रहा है। तो जो होल को पावर क्रॉस कर रहा है वो पावर बोला है इन्होंने P1 है। अब क्या करते हैं, इस होल के सामने हमने एक स्लैब रख दिया, सिलेंड्रिकल स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसकी थिकनेस है म्यू, और इस तरह से रखा हुआ है कि होल को पूरा का पूरा कवर करता है, लेकिन वो कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2 और इस तरह से फिगर 2 में रखा। अब दो केसेस लेते हैं। केस 1 में सोर्स को सिलेंडर के एक्सिस पर रखा हुआ है और जस्ट आउटसाइड द सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है तो सोर्स इसके जस्ट बाहर है कुछ यहाँ पर। और इस केस में इस होल से जो पावर क्रॉस कर रही है वो पावर है P2 और हमें उस P2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ P1। केस 2 में सोर्स को सिलेंडर के एक्सिस पे फिर से रखा गया, लेकिन जस्ट इनसाइड द सिलेंडर, यानी कुछ यहाँ पर रख दिया गया। और इस केस में होल से जो टोटल पावर क्रॉस कर रही है वो पावर है P3। तो हमको P3 बताना है, लेकिन ये जो P1 P2 बताने हैं इसको हमें P2 और P3 बताना है, इसको हमें P1 के टर्म में बताना है। P1 वो पावर है होल से जबकि कोई स्लैब नहीं रखा गया, और P2 और P3 वो पावर है जबकि स्लैब रख दिया गया। P2 उस समय की पावर है जबकि उसको सोर्स को हमने स्लैब के जस्ट बाहर रखा, और P3 वो पावर है होल के थ्रू जबकि हमने सोर्स को स्लैब के जस्ट अंदर रखा। तो अब शुरुआत करते हैं इसका। शुरुआत करने के पहले एक थोड़ा सा सॉलिड एंगल का हल्का सा कॉन्सेप्ट को ओवरव्यू करते हैं। जैसे कि प्लेन एंगल को हमें डिफाइन करने के, प्लेन एंगल रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम एक सर्कल का यूज करते हैं। सर्कल में एक आर्क लेते हैं और उस आर्क के द्वारा सेंटर पे अगर कोई एंगल सबटेंड किया जाता है थीटा एंड रेडियन, तो थीटा की वैल्यू होती है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसी तरह से मुझे सॉलिड एंगल डिफाइन करना है। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमें चाहिए एक स्फीयर। तो मैं एक स्फीयर की सहायता लेता हूँ। तो मान लो कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है R और इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा कोई भी पार्ट ले लिया। ये स्फीयर का सरफेस है, इसका सरफेस एरिया है A और इस सरफेस का एक ओपन सरफेस, इसका एक माउथ होगा। तो इस सरफेस का जो माउथ है ये, दिस इज द माउथ ऑफ द सरफेस, और ये हमारा एक कर्व है, एक लूप है। इस लूप के हर एक पॉइंट को मैं सेंटर से मिला दूं तो एक सॉलिड एंगल बनेगा, और अभी मैं सिर्फ 2 पॉइंट को मिला के दिखाता हूं। तो इसके द्वारा सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है उसको बोल देते हैं ओमेगा। ये कुछ ऐसे, ये ओमेगा, सॉलिड एंगल ओमेगा सबटेंड हो गया। तो सॉलिड ओमेगा को डिफाइन करते हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर जिसके माउथ ने सेंटर पे ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड किया, डिवाइड बाय दैट रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियन। अब इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ये है कि सपोज मेरे पास एक ये रिंग है, सर्कुलर रिंग है,
और ये सर्कुलर रिंग का एक्सिस है। इस एक्सिस पे एक पॉइंट है O। तो हमने क्या किया, सेम इस रिंग के हर एक पॉइंट को इस O से मिलाया, तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन बन गया। और इस सर्कुलर रिंग ने O पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया वो ओमेगा हो गया, और जो राइट सर्कुलर कोन बना उसका हाफ एफएक्स एंगल थीटा है। तो विदाउट प्रूफ मैं बोल रहा हूँ, एक रिजल्ट है जिसका हम यूज करेंगे कि ये जो ओमेगा होता है इस केस में होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमको यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जबकि कोई स्लैब नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स की पावर P है, आइसोट्रॉपिक सोर्स है, तो स्पेस में यूनिफॉर्मली ये P पावर एमिट कर रहा है, और इस पॉइंट के चारों ओर जो सारे सॉलिड एंगल का सम होता है वो 4 पाई होता है। तो ये जो पावर P एमिट हो रहा है यूनिफॉर्मली स्पेस में 4 पाई सॉलिड एंगल में फैल गया। मीडियम आइसोट्रॉपिक है, सो देयर इज नथिंग टू चूज वन सॉलिड एंगल और द अदर, यानी कि हर सॉलिड एंगल पे बराबर पावर क्रॉस कर जाएगा। तो अब इसका कुछ पार्ट, इस जो यहाँ से पावर एमिट कर रही है उसका कुछ पार्ट इस होल से गुजरेगा। तो ये जो होल है, सर्कुलर होल है कुछ ऐसे, ये सर्कुलर होल है, ये जो सर्कुलर होल है, सर्कुलर रिंग है, ये P पर मान लेते हैं कि एक सॉलिड एंगल ओमेगा सबटेंड करता है, और इसके सारे पॉइंट को मैं P से मिलाऊं तो एक राइट सर्कुलर कोन बन रहा है जिसका हाफ द एपेक्स एंगल ये थीटा हो गया। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो tan थीटा हुआ वो r डिवाइड बाई √3r, यानी कि tan थीटा 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। थीटा इज 30 डिग्री। तो अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ उसके हिसाब से जो सर्कुलर रिंग है उसके द्वारा P पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया जा रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 30, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस √3/2, यानी कि हो गया पाई इंटू 2 माइनस √3। अब इस पॉइंट के चारों ओर जो सारे सॉलिड एंगल है जिसमें पावर फैल रही है वो है 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में पावर P फैल रहा है, तो इस पार्ट में जो पावर क्रॉस कर रही है, इस पार्ट से जो पावर क्रॉस कर रही है वो पावर, इधर से जो पावर जा रही है ये तो पावर है, ये तो ओमेगा सॉलिड एंगल में फैला हुआ है, तो इस पार्ट में जो पूरे पावर का फ्रैक्शन है कुछ पार्ट ही जाएगा। इस पार्ट से जो पावर जा रही है क्वेश्चन में दिया गया है वो पावर है P1। तो यहां से जो पावर जा रही है वो हो गया P1, और यही पावर इस होल से पार हो जाएगी। तो होल से जो पावर जा रही है वो हो गई P1। तो इसमें यूनिटरी मेथड लगा दूं तो मैं लिखूंगा P1 इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई इंटू P। ओमेगा की वैल्यू रख दें तो हमको मिलेगा P डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि मैं P को P1 के टर्म में लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 4P1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, इसका आगे यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी बात को और समझना जरूरी है। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और बाहर का मीडियम एयर है, तो इस पेयर ऑफ मीडिया का जो क्रिटिकल एंगल होगा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी। म्यू आर का मतलब कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू डी का मतलब डेंसर मीडियम का। तो ये हो गया 1/√2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री।
तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट कोई चूज करता हूँ, सपोज ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैं बहुत सारी रे को गिराता हूँ एक ऐसे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो नॉर्मल गिर गया यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। कोई रे ऐसी गिरती है, कोई रे ऐसी गिरती है, और कोई रे ग्रेजिंगली यानी कि 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरा देता है। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि इन सारी रे में से कौन सी रे कर्व्ड सरफेस AC को क्रॉस कर जाएगी और कौन सी रे कर्व्ड सरफेस से अंदर TIR हो जाएगी यानी कि इसी स्लैब में ट्रैप्ड हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये वाली जो रे है ये तो सीधी पार, इसको तो कर्व सरफेस पे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये सीधे जाकर के CD से निकलेगी। और बहुत सारे रे, तो इनमें से कोई एक रे को पकड़ लेते हैं। सपोज मैं एक कोई जनरल रे ले लिया, इस रे को मैंने ये ले लिया। अब हमको ये समझना है कि क्या ये जो रे है वो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है वो AC को पार कर पाएगी या अंदर ही ट्रैप्ड हो जाएगी। तो अंदर का मीडियम डेंसर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I से कम होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने कुछ बोल दिया से R। तो AC पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो 90 माइनस R हुआ। अब थोड़ा समझो, अगर मैं I को बढ़ाऊं तो स्नेल्स लॉ से R बढ़ेगा, और अगर R बढ़ेगा तो 90 माइनस R ऑब्वियसली कम होगा, तो यानी कि इस सरफेस पे AC का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो रे को पार होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तभी TIR होता है। तो हम जैसे जैसे I को बढ़ाएंगे तो इस बात की चांस बढ़ेगा कि शायद कोई रे AC को पार होकर के निकल जाए, यानी कि किसी रे का रिफ्रैक्शन हो जाए। तो मैं देखना चाहता हूं कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस तक TIR होता रहेगा और किस एंगल ऑफ इंसिडेंस से रे AC के पार होना शुरू होगी। तो मान लो कि ये वो I को मैं बढ़ा रहा हूँ, I बढ़ते बढ़ते ये उस वैल्यू पे आ गया जहां पर जा करके ये AC को जस्ट पार होने वाला है। तो अगर AC को ये यहाँ से पार होने वाला, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। लेट मी ड्रॉप दिस थिंग, तो इसको मिटा देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं I को बढ़ाऊंगा, मैंने बोला कि हमारे रे के बाहर निकलने के चांस बढ़ेंगे, तो मैं बढ़ाते बढ़ाते मैंने I को से I नॉट कर दिया, और अब I को I नॉट से जरा सा आगे बढ़ाएंगे तो रे पार हो जाएगी, यानी कि इस समय ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होगा और ये रे अभी तो यूं टच होती हुई जा रही होगी। इससे जरा सा I नॉट बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, यानी कि ये एंगल C से हमारा कम हो जाएगा तो पार हो जाएगा। तो ये C है और C की वैल्यू 45 है। तो अगर ये 45 है तो इसका मतलब कि ये 45, इसका मतलब ये 45, और फिर से अब यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूँ, ऑब्वियसली I नॉट 90 मिल जाएगा हमको, यानी कि 1 इंटू साइन I नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 45, दैट इज 1। इसका मतलब कि साइन I नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि I नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या मतलब है इसका मतलब I को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, जब 90 होगा तब जाकर के रे पार होगी, और ज्यादा ज्यादा एंगल 90 हो सकता है। इसका मतलब ये होगा फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल द रेज विल बी ट्रैप्ड विद इन द स्लैब। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी चूज करूं, हर रे का यहाँ से TIR हो जाएगा, यानी कि कोई भी रे इस कर्व्ड सरफेस से पार नहीं हो पाएगी, और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ओके, तो अब मेरे पास केस 1 है। केस 1 में होल से पार होने वाली पावर P2 है, उसको हमको बताना है। सोर्स की पावर है P। तो सपोज यहां पर ये सोर्स है, दिस इज अ सोर्स। यहां से मैं एक प्लेन बनाता हूं सोर्स से। प्लेन कैसा प्लेन? ये जो इसका फ्लैट सरफेस है इसके पैरेलल प्लेन थ्रू S। तो ये मेरा एक प्लेन है,
इससे जो पावर क्रॉस हो रही है, पावर एमिट हो रही है, दैट इज पी एंड इट इज स्प्रेडिंग इन ओवर 4 पाई सॉलिड एंगल। तो इस साइड जो पावर फैल रही है वो तो सॉलिड एंगल 2 पाई में फैल गई। तो इस साइड में जो पावर, टोटल पावर P है, तो इस साइड में जो पावर है वो टोटल पावर हो गई हमारी P/2। और इस साइड भी जो हमारा सॉलिड एंगल होगा वो हो गया, वो भी आ गया हमारे पास 2 पाई। तो इस प्लेन, इधर हमारा सोर्स है, इस प्लेन का इधर और इस प्लेन के इधर, इस प्लेन के इधर P/2 पावर, इस प्लेन के इधर P/2 पावर। तो ये पावर भी हमारी P/2 हो गई। क्या है, थोड़ा सा गैप करके दिखाता हूं। तो ये जो अपना सोर्स है, हल्का सा गैप कर दिया मैंने, स्लैब रखा हुआ ऐसे। यहां से जो रे निकलेगी, बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं। एक रे कुछ ऐसी चली गई, ये तो पार हो गई। एक रे कुछ ऐसी चली गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है। तो ये जो सारे एंगल, ये तो जस्ट ऑलमोस्ट टच ही है। तो जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं इन सारी रेज के, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90। और अभी अभी मैंने बताया, आपको सिद्ध किया कि स्लैब से किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे जो गिरेगी वो इसके कर्व सरफेस से उसका TIR हो जाएगा। तो इसके जस्ट इधर स्लैब है, इसके जस्ट इधर P/2 पावर जा रही है और वो सारी रेज इस स्लैब में ट्रैप्ड हो गई। तो यहाँ से कोई रे कुछ ऐसी गई, सपोज एक रे मैंने पकड़ा, एक रे सपोज जस्ट कुछ ऐसी गई और ये कुछ ऐसी हो गई, फिर ये यहाँ पर TIR हो जाएगा, ये ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे निकल जाएगी। और ये सारी रेस के लिए वैलिड है, जितनी भी रे इस फ्लैट सरफेस पे गिरेंगी और उन सारी रेस के टोटल पावर जो होंगी P/2, और वो सब इस कर्व सरफेस से TIR हो जाएंगी और वो इधर से आकर के होल से निकल जाएगी। तो इस स्लैब के अंदर जो पावर एंटर हो रही है वो पावर है P/2, और वो सारी पावर स्लैब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो सारी पावर यहाँ से पार हो जा रहा है। तो यहाँ से जो पावर पार हो रहा था उसको बोला गया था P2, और P2 की वैल्यू अभी मैंने बताया, P2 इज इक्वल टू P/2। और अभी हमने निकाला था यहाँ पर P इज इक्वल टू 4P1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। तो P/2 will be 2P1 divided by 2 minus root 3। तो ये बात हो गई। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में सोर्स को एक्सेस पे ही रखा है लेकिन जस्ट अंदर रखा हुआ है, सही है, जस्ट इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ भी कुछ देखते हैं, बहुत सारे रे देखते हैं। मान लो सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ से एस से जो रे जा रही है कुछ, मान लो कि सपोज एक रे ये गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, फिर एक रे ये चली गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा होगा, कोई रे और ऐसी चली गई, मान लो कि ये चली गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा होगा। तो ये मान लो कि 1 2 3। किस रे के पार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे कम होगा? ये बोला जाए कि इन तीनों में से एक रे पार हो रही है तो दैट वुड बी 1। तो एक कोई सपोज एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के इधर होंगे तो रे पार नहीं करेगी, इस पॉइंट के इधर अगर रे गिरेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो रे नहीं पार करेगी, और इसके इधर होंगे तो रे पार कर जाएगी। यानी कि जहां से रे पार करने वाली उस जगह का एंगल ऑफ इंसिडेंस सी हो जाए, और सी की वैल्यू 45। तो अगर मान लो कि ये वो पॉइंट है जहां से रे का किसी के अंदर ट्रैप होना शुरू हुई, तो दिस एंगल शुड बी 45। यानी कि इस केस में, बाकी सबको मिटा देता हूं मैं, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं से
क्यू रख देते हैं। क्यू वो पॉइंट है जहां पे गिरने वाली रे सरफेस को ग्रेज करने लगती है। तो ऑब्वियसली ये एंगल हो गया मेरा 45 क्रिटिकल एंगल, तो ये भी 45 हो गया। तो वो रे जो क्यू के लेफ्ट में होंगी वो पार कर जाएंगे, और वो रे जो क्यू के राइट में होगी उनका TIR हो जाएगा। तो एस से निकलने वाली रे इस रीजन के अंदर जितनी रे होंगी वो सब ट्रैप्ड हो जाएंगे। इस रीजन के अंदर एक हमारा एक कोन बनेगा जिसका हाफ एंगल, हाफ एपेक्स एंगल 45 है। तो इसका सॉलिड एंगल जो हो गया उसको अगर ओमेगा बोला जाए तो इस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45, यानी कि 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यानी कि आ गया रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 पाई रूट 2 माइनस 1। थोड़ा और बड़ी कर सकते हैं इसको, रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 2 माइनस रूट 2 पाई। फिर से एस से जो टोटल पावर एमिट हो रही है वो 4 पाई सॉलिड एंगल में फैल रही है, और उसका वो पार्ट जो ओमेगा सॉलिड एंगल में है वो इस पार्ट में जो पावर जा रही है। और यहाँ जो पावर होगी वही आगे चल करके होल से निकलेगी। तो होल से निकलने वाली जो पावर है वो पावर है P3 इस केस में। तो यहाँ से जो पावर इस सॉलिड एंगल ओमेगा में जो पावर फैल रही है उसको बोल देंगे P3। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हम बोलेंगे P3 इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई इंटू P। ओमेगा बाई 4 पाई अगर मैं रख दूं तो यहाँ से मिलेगा मुझे P बाई 4, और ओमेगा बाई पाई इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। और हमने कहा था P1 इज इक्वल टू, या बल्कि P बाई 4 इज इक्वल टू P1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो P बाई 4 की जगह मैं रख दूं P अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2 minus root 3 into P, and that is the power passing through the hole in this case. Thank you.